आप देख रहे हैं मकतूब मीडिया और मैं हूं कासिम। कल आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सभी की नजरें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जो कि सिर्फ एक राज्य का ही चुनाव नहीं माना जाता, बल्कि पूरे देश में इस चुनाव के नतीजों का प्रभाव पड़ता है। चाहे लोकसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव हो या देश के अन्य राज्यों की राजनीति हो, बिहार विधानसभा चुनाव एक बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर देखा जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से निकलने वाले मुद्दे, जहां पर होने वाली चर्चाएं, जहां से निकलने वाले पॉलिटिशियंस पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। कल के विधानसभा चुनाव का पूरे देश पर क्या असर होगा, क्या नतीजे रहेंगे, इस बार जो चुनाव हुआ उसमें किन इश्यूज पर चुनाव लड़ा गया, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट अहमद जावेद साहब हैं। अहमद जावेद साहब फॉर्मर एडिटर हैं इनकलाब के, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जीशान हैं, जीशान फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ सुरूर अहमद साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो सीधे बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत इसी सवाल के साथ करना चाहेंगे, और सुरूर साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं। इस बार जो चुनाव हुआ है उस चुनाव को आपने किस नज़र से देखा, और जो कल नतीजे आएंगे चाहे वो एनडीए के पक्ष में हो या महागठबंधन के पक्ष में हो, आप किस तरह से उन नतीजों को देख रहे हैं? अब ये रिकॉर्डिंग इलेक्शन काउंटिंग के दिन से बस 12 घंटे पहले हो रही है, और किस तरह से देख रहे हैं इसको तो बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब रिजल्ट कैसे आता है तो उसी हिसाब से पॉलिटिक्स शेप लेगी बिहार की। अगर महागठबंधन या ग्रैंड अलायंस पावर में आता है तो तेजस्वी बनेंगे और अपना काम करेंगे, और कितना स्मूथली कर पाएंगे वो देखने का है। उनको सेंटर से कितना कोऑपरेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको जितने प्रॉमिसेस हैं फुलफिल करने के। कोई स्टेट तो कोई इंडिपेंडेंट पूरी फुली तो होता नहीं कि कुछ की सब चीज अपने ही पॉसिबल है, बहुत हद तक सेंटर को होता है। ये पॉलिटिक्स से हट के भी थोड़ा बता रहा हूं मैं। और अगर नीतीश कुमार आए, माने एनडीए आई, आई एम नॉट सेइंग नीतीश कुमार, अगर एनडीए आई तब तो एक बड़ा क्वेश्चन है, क्लियर कट अभी तक नहीं है कि एनडीए के बाद क्या होगा। एनडीए में अगर बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल हुई तो ऑब्वियस है, कहीं अगर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इमर्ज की तो गवर्नर उनको ना बुला लें कि भाई आप आइए, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी शुड कम एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, उसके बाद इलेक्ट कीजिए। उसके बाद जदयू क्या रिस्पॉन्स होता है। जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि जदयू सेकंड नंबर की थी, बहुत ही वीक थी। तो अब ये सिनेरियो बिहार का कुछ दूसरा है, जो पहले की तरह नहीं लग रहा है। इस बार बहुत ही कंफ्यूजिंग पिक्चर लोग बता रहे हैं जो फीडबैक दे रहे हैं। एग्जिट पोल वाले तो हमेशा की तरह दे रहे हैं कि एनडीए को बढ़त, लेकिन जो ग्राउंड पर बहुत सारे जो सीनियर बिहार के जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। देखिए, दो तरह का एनालिसिस होता है। एक तो होता है कि जो पैराशूट्स खिला करके जो दिल्ली, बॉम्बे से, अमेरिका से, कहाँ से लोग आके एक्सपर्ट आते हैं, बिहार के एनालिसिस करते हैं, चले जाते हैं, और वो नैरेटिव सेट करते हैं टीवी चैनल पर तो कोई अखबार पर। वो हाफ बेक्ड होती है, हाफ बेक्ड नहीं होती है, बल्कि वो फेक नैरेटिव भी होती है, अगर कहने में हमको खराब नहीं लगता है, गलत नहीं। तो एक तो वो होता है। एक होता है कि जो बाकायदा सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार के, जो 30-35 सालों से चीजों को देख रहे हैं, कंपेरेटिव स्टडी करने वाले होते हैं। तो दोनों को व्यू में कंट्रास्ट हो रहा है। एक दूसरे यंगस्टर्स हैं, 10-15 साल से खाली नीतीश गवर्नमेंट देखे हैं, वो पहले की गवर्नमेंट देखे भी नहीं, जानते भी नहीं है, जर्नलिस्ट बन गए हैं। वो पहले वो जो सुनते हैं, जो प्रोपेगेंडा होता है कि पहले की गवर्नमेंट की सिर्फ खराबियां ही नजर आती हैं और अच्छाइयां नजर नहीं आती हैं,
तो वो उसी हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है। देखिए, एक तो आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं, कुछ मार्केट के वजह से हैं, कुछ इग्नोरेंस के वजह से। समझो कि 3 तरह के लोग हैं जो अपना एनालिसिस कर रहे हैं बिहार का। तो ये बड़ा विचित्र होगा बिहार का जो रिजल्ट आने वाला है, कि अगर बार बार मैं कह रहा हूं कि लालू के 15 साल वर्सेस नीतीश का 20 साल है, जो कि है नहीं हकीकत। यहाँ पर लोग जो बीजेपी के इकोसिस्टम के लोग हैं वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं 15 साल हुआ पुराना भाई, ना जंगल राज था ना कोई ऐसा राज था। जैसे सिस्टम था, वर्ल्ड चलता है, जैसे मैंने स्टेट चलता है, उससे ही चल रहा था। बाज मामलों में वो बहुत बेहतर था, इस दौर से डेफिनेटली बेहतर था। बाज मामलों में ये बेहतर है। लेकिन बाज मामलों में जो बेहतर है अभी, उसके साथ एक फेवरेबल बात थी कि जो नीतीश कुमार 20 साल से पावर में आए तो उनको सब चीज फेवरेबल था। ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, इवन जुडिशियरी। लालू के पहले 15 साल में एवरीथिंग वाज अगेंस्ट हिम या हिज रिजीम, सब होस्टाइल सिचुएशन था। अब जो नेक्स्ट जो तुम पूछ रहे हो क्या होगा नेक्स्ट आफ्टर 15, मैंने 14 को तो इलेक्शन हो जाएगा, 15 नई गवर्नमेंट आई, तो नई गवर्नमेंट अगर तेजस्वी की आई तो वो क्या फेस करेंगे? क्या उससे ही हॉस्टिलिटी फेस करेंगे? क्योंकि लालू का जो जमाना आया था वो फॉरेन मंडलाइजेशन हो गया था, डिसएम्पावरमेंट ऑफ अपर कास्ट हो गया था। तो वो रिएक्शन वो तरह तरह से मीडिया हो, जुडिशरी, जिसमें हो, सब जगह लोग एग्जीक्यूटिव हो, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जितने थे, और बीजेपी बहुत पावरफुल थी, अभी भी पावरफुल है। सेंटर पहले कांग्रेस भी थी, शुरू के दौर में नरसिम्हा राव थे। तो ये दोनों सिनेरियो बड़ा अजीब है कि फ्यूचर में क्या होगा बिहार में। जब कहना कि क्या हॉस्टिलिटी होगी या नहीं होगी, देखो एक दो बात हम अगर टाइम दें, 2-3 मिनट बोले, आगे नहीं बोले। आप कंटिन्यू करिए, मैं एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ यहाँ पे। और हमारे साथ एक और पैनलिस्ट है, उनसे भी ये सवाल मैं दोहराऊंगा। आपने जंगल राज वाली जो एक बात की, बिहार के पूरे चुनाव के दौरान ये वर्ड काफी डिस्कशन में रहा। उसके साथ साथ नीतीश कुमार का सुशासन का जो पूरा एक आपने बताया कि नैरेटिव रखा गया है, ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए की तरफ से इसको नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है कि ये फैक्टर काम करेगा? आप हाँ, काम करेगा नहीं करने का अलग बात है। बनाया तो इन्होंने कोशिश किया विद द हेल्प ऑफ मीडिया, खास करके बाहर के जो मीडिया है, विद कमिटेड मीडिया, यू अंडरस्टैंड। तो वो आया तो की, लेकिन ये पूरी स्टोरी फेक है, FAKE। मतलब आप नहीं मानते कि जंगल राज जैसा कुछ था बिहार में? हम तो टाइम्स ऑफ इंडिया में चीफ कॉपी एडिटर रहे, हमसे ज्यादा कौन जानेगा? जो रोज रात 1-1:30 रात में कॉपी सी करके, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि कोई मगरिब बाद नहीं निकलेगा कोई स्टेट में 15 साल तक। अब उस स्टेट में कितने बड़े बड़े 15 साल में इवेंट्स हुए जो 20 साल नीतीश कुमार में कभी नहीं हुए। भाई, वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पटना में हुआ, जंगल राज में होता है, एक दिन नहीं 2 दिन हो गया इसलिए कि बारिश हो गई। हीरो कप मैच पटना में हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। जो इंटरनेशनल मैचेस, NRI मीटिंग, अफ्रीका के कितने स्टूडेंट बैठते थे वो मैच देखने आए मेरे साथ, आई कवर्ड दैट इंसिडेंट। भाई, पूरा बिहार 2000 तक, झारखंड बिहार एक था, टिस्को, टाटा, टेल्को, बोकारो स्टील प्लांट, IIM धनबाद जो IIT बन गया, सारे इंस्टीट्यूट, सारे बड़ी बड़ी चीजें थी, सब क्या मगरिब बाद बंद हो जाती थी? ये टोटल झूठ। नंबर 1 बात, सुप्रीम हाई कोर्ट ने पटना के 5 अगस्त 1997 को पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पुल अप करते हुए कि ये गंदगी, कूड़ा, पानी, उन्होंने एक वर्ड कहा कि ये जंगल राज है। क्या वो जंगल राज उस कंटेक्स्ट से बोला था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं बोला था। और ऐसे जंगल राज का ये जो ऑर्बिटर डिक्टा होता है, माने कि ऑब्जर्वेशन, लेकिन एक इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा। मतलब इसमें जब बीजेपी या एनडीए के जो दल हैं वो जब ये आरोप लगाते हैं, ये सवाल आपसे भी है, तो वो ये कहते हैं कि एक पूरी एक कम्युनिटी है, MY जो समीकरण दिया जाता है उसमें एक कम्युनिटी यादव कम्युनिटी है, उनका डोमिनेंस पटना में, पटना के आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा था उस वक्त। वो लोग जिस तरह का एक छत्र राज का जो ये लोग उपयोग करते हैं उसका बहुत ज्यादा बोलबाला था, उससे डराने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाती है। वो तो अभी भी है, और दूसरा सेटअप के लोग हैं, ये तो हर जगह होता है। ये जो सिस्टम है, ये फियर जो है कि हम अभी मंगल राज्य सुशासन है, पहले नहीं था। हाँ, हम ये कहेंगे
कि नीतीश कुमार जब पावर में आए थे, जो जो गवर्नमेंट पहले पावर में आती 2-3 साल तक कुछ अच्छा करती है तो शो कि हम कुछ अपने को कंसोलिडेट करने के लिए, लेकिन वो तब रहा। और मैं ये क्यों कहूं भाई कि क्या था क्या नहीं था, जो सबसे बड़े डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अभयानंद, जो पूरे मैंने नीतीश कुमार के दौर में सबसे टॉप पोस्ट पर पहुंच गए, वो मुस्तकिल इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी रिटायर्ड, कि भाई ये सिचुएशन अभी पटना का, ये बिहार का है, इट इज वर्स देन जंगल राज। एक नहीं तो 3-3 बार उन्होंने बोल दिया। वो जो अभी गोपाल खेमका मारे गए टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, उनका भाई ने, उनका बेटा ही मारा गया अभी 5-6 साल पहले, वो मारे गए, पटना का टॉप मोस्ट मैंने बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट को मारा जाता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर के 200 मीटर, फिर 200 मीटर के अंदर डीएम एसपी का भी मकान और कोठी सब वहीं पर है, सब वहीं पर एकदम माने कि मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। तो लोग क्या बोले कि भाई ये तो जंगल राज से खराब, अभी का जंगल राज है। तो ये सब डिबेट तो पॉलिटिकल होता है जी। मैं अहमद जावेद साहब के पास आना चाहूंगा इसी सवाल को लेकर। क्या चुनाव में ये वाकई फैक्टर था, आपको लगता है, और क्या ये फैक्टर कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेगा? चुनाव में इस वक्त जो फैक्टर था उसको जंगल राज का नाम दिया जाता है, लेकिन सही बात यह है कि पिछले 25-30 साल से असल फैक्टर लालू यादव है। ये बात दूसरे भी कहते हैं, पहले भी मैंने अपने कॉलमों में लिखा है, और अभी तो उसको बहुत ज़्यादा दोहराया प्रशांत किशोर जी ने, कि असल इशू जो है और असल फैक्टर जो है और एक फेनोमेना वो लालू यादव हैं। तो लालू यादव को डिमोनाइज करने के लिए उस फैक्टर का नाम जंगल राज रखा गया। अभी भी, जबकि लालू यादव अब जाहिर है कि वो सेहत से ऐसे नहीं है कि वो बाजार में आके और मैदान में आके कोई सियासत फेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वही, और उनकी कम्युनिटी एक वो है, और उसकी तह में जात पात है, उसकी तह में डायनेमिक्स की जान बात करते हैं। वो डायनेमिक है। तो वो अभी भी प्रभावित है, अभी भी प्रभाव रखता है, और इस वक्त के इलेक्शन में भी तकरीबन वो फेनोमेना काम कर रहा था, और काम आखिर वक्त, बीच में तो लग रहा था कि जैसे वो टूट गया है, लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव भी पॉजिटिव चाहते हैं, जात पात से निकल के इश्यूज पर बात होने लगी, वो जन स्वराज और दूसरे लोगों ने, और नौजवान जो अब नई पौध आई है, नई पीढ़ी है, वो उससे निकलना चाहती है, वो लग रहा था। लेकिन आखिर तक पिछले 5 इलेक्शनों से यही होता है कि आखिर तक वहीं दो इसमें धड़े में पूरी सियासत बट जाती है, और वो दोनों धड़ा मतलब एंटी लालू और एंटी और सपोर्ट लालू में बढ़ जाती है। नीतीश कुमार ने जब राजनीति शुरू की थी तो क्राइम और करप्शन, ये दोनों चीज़ें इशू बना था, और ये किसी हद तक जैसा कि सरूर साहब ने कहा कि उस जमाने में भी था, आज भी है, क्राइम और करप्शन। थोड़ा बहुत कुछ नीतीश कुमार ने ऐसा गेस्चर दिया कि जैसे लगा कि उस पर कोई कंट्रोल हुआ, कुछ एक कानून बनाए, कुछ एक एक्शन लिया, या कुछ कार्रवाइयाँ हुई सेलेक्टिव, तो उससे लगा कि शायद करप्शन, कम से कम क्राइम तो पर तो क्या कंट्रोल करेंगे, करप्शन पर कुछ कदगन उन्होंने लगाया है, ऐसा लगा, अंकुश उस पर लगा। लेकिन वो बहुत दिन तक वो जारी नहीं रहा, उसकी कंटिन्यूटी, फिर सब कुछ रूटीन में आ गया। तो जैसे पहले क्राइम था वैसे अब है, जैसे पहले करप्शन था वैसे है, बल्कि बाज़ एतबार से तो बढ़ गया है करप्शन, और इसको आप देखा जा सकता है, वो सब जगह है। लेकिन ये जो फेनोमेना है ये बड़ा वैसा है, और इस वक्त भी जो रिजल्ट आएगा वो उसी फेनोमेना से आएगा कि एक वोट बैंक बना हुआ है जो बहुत मजबूत है, वो टूटना नहीं चाहता है और टूट नहीं रहा है। लोगों की कोशिश है, जैसे उसने जन स्वराज ने बहुत कोशिश की कि वो टूट जाए, ये फेनोमेना, वही उनका पूरा वो था, नैरेटिव था। लेकिन
क्या है कि एक वोट बैंक बन गया है जो लालू के साथ है, यानी वो एंटी कम्युनलिज्म है, उसमें एंटी कम्युनलिज्म का अंसर भी है। मुसलमान, यादव मैक्सिमम, सारे यादव नहीं मैक्सिमम, कुछ लाइक माइंडेड पार्टियां, वो लाइक माइंडेड लोग, और हर कम्युनिटी में है वो, और थोड़ा सा जो 8-9% के आसपास कहीं कहीं, हर जगह नहीं, थोड़ा जो उनका कांग्रेस के पुराने वोटर हैं वो मालिक हैं। हाँ, तो इस तरह के, और जो कम्युनिस्ट हैं और दूसरे हैं लेफ्ट के, तो वो सब मिला के 30-35% वोटर होते हैं, वो एक तरफ हो जाते हैं, और उसके खिलाफ 30-35% वोटर्स एक तरफ हो जाते हैं, और लगभग 40% वोटर्स जो वहाँ अति पिछड़ी जातियां हैं, ईबीसी, तो वो जातियां जो हैं वो उनको दोनों तरफ से अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाती है। उनमें नीतीश कुमार के कुछ कामों की वजह से, रिजर्वेशन वगैरह लागू करने की वजह से नीतीश कुमार का उन पर थोड़ा असर है, और वही ताकत बीजेपी को मजबूर करती है नीतीश के पास बार बार घुटने टेकने पर, वरना नीतीश को वो वही कम्युनिटियाँ जो कम्युनिटियाँ बीजेपी का वोट बैंक है या एंटी लालू वोट बैंक है, वो कम्युनिटियाँ नीतीश को भी पसंद नहीं करती हैं। इसलिए नहीं पसंद करती हैं कि उन्होंने बहुत किस्म के और ख़ासतौर से लोकल बॉडीज़ में जो रिजर्वेशंस लाए हैं, उसकी वजह से वो कम्युनिटी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन लालू की ज़िद में या उस समीकरण की जिद में जो यादव और मुसलमानों ने मिल के बना रखा है, और वो टूट के नहीं दे रहा। नीतीश कुमार ने भी बहुत कोशिश की कि मुसलमान उनकी तरफ आ जाए, लेकिन बार बार की और तरह तरह की कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं टूटा। लालू एंटी लालू ये ग्रुप्स में कोई वो सेंध नहीं डाल सके, तो उसके नतीजे में इस वक्त भी ये होगा कि वो जातियां जिधर ज्यादा तादाद में गई होंगी या उनके नौजवानों ने जिधर ज्यादा वोट डाला होगा, उनके हक में रिजल्ट आ जाएगा। और ये रिजल्ट चौंकाने वाला भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो जो जिन नौजवानों में बदलाव की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, उन्होंने अगर बड़ी तादाद में जनस्वराज और दूसरे लोगों को और अलग अलग सेलेक्टिव अच्छे, वो ये भी है ना कि अच्छे और ईमानदार और पढ़े लिखे उम्मीदवार की तरफ वो चले गए हों, तो एन मुमकिन है कि वो पता नहीं क्या रिजल्ट आ जाए। जीशान, आपने दोनों हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी बात सुनी। आप यंग जर्नलिस्ट हैं, आप बिहार में रहते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जानते हैं, क्या समझ में आता है आपको ये सुनने के बाद? जो जैसे सुरूर साहब ने और अहमद जावेद साहब ने जंगल राज की बात की है, तो आप इसको ऐसे एक फियर एंग्जाइटी के तौर पे भी देख सकते हैं। यंग वोटर को जब ये कहा जाता है कि जंगल राज आ जाएगा, तो उसको पता ही नहीं है ना, उसकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड एक बात हो रही है कि कौन सा जंगल राज आ जाएगा। जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए, 2005 में पैदा हुए, 25 चल रहा है, 20 साल की उम्र हो गई, उन्होंने कभी खुद से महसूस नहीं किया जंगल राज। तो इस वजह से ये उम्मीद करना कि बस इसी नाम पे वो जंगल राज को छोड़ के और सुशासन के राज को वोट देने लग जाएंगे, उनके पास कोई कंपैरेटिव टूल नहीं है। तो जो लोग लालू यादव को, जैसा कि एज अ फेनोमेना है लालू यादव बिहार में, और यादव समाज का कोई लड़का है, तो वो लालू यादव को इसलिए वोट तो कभी नहीं करेगा कि उनकी वजह से जंगल राज आता है। हाँ, इस वजह से जरूर कर सकता है, यादव समाज के कुछ लड़के वोट करते हैं कि मोदी जी का एक करिश्मा है, या कभी उसके माइंड पे ये हावी कर दिया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, जैसे कि हमने पिछले कई चुनावों में देखा, लोकसभा में हम अक्सर देखते हैं। या ये देखा जाता है कि इंडस्ट्री और ये सारी चीजें जो है, या जॉब अपॉर्चुनिटीज एक बहुत अच्छी जो है यूनाइटेड सरकार में, डबल इंजन की सरकार में आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पिछले 17 महीने की सरकार बीच में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने चलाई है, तो तेजस्वी यादव ने भी उस शैडो से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश की। और कई जगह तो हमने वहाँ अपर कास्ट हिंदू नौजवान लड़कों को भी देखा जिनको नौकरियां मिली है, सरकारी शिक्षक बने हैं सारे, तो उन्होंने खुल के तेजस्वी यादव की भी बहुत सराहना की है और कहा है कि तेजस्वी यादव में वो अपॉर्चुनिटी, वो पोटेंशियल दिखता है कि वो भी सरकार जो है, नौकरी वाली सरकार ला सकते हैं, रोजगार वाली सरकार ला सकते हैं। और इस बार तो तेजस्वी यादव ने तो जो है, हम कहते हैं घोषणाओं की झड़ी लगा दी है कि कोई जितना करेगा हम उससे ज्यादा करें। ऐसा लगता है बिहार में इस बार
सबके पास हजारों करोड़ का फंड मौजूद है, जिसकी सरकार बनाए वही हर घर नौकरी देने को तैयार है। तो ये जो नैरेटिव है, इस पर तो तय है कि वो जो वोटर्स पहले से वोट करते आए हैं मोदी को और नीतीश कुमार को एक साथ, और एक चंक में लालू यादव और कांग्रेस के वोटर उसी तरह वोट करेंगे। हाँ, इसमें जो बदलाव चाहने वाले लोग थे उनको प्रशांत किशोर की नैरेटिव ने बहुत बल दिया एक टाइम पे, माइग्रेंट लेबर लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। लेकिन चुनाव आते आते ऐसा लगता है कि सबने अपने अपने पुराने खोल में जाना ही बहुत कंफर्टेबल समझा है और लगता है कि उसी नाम पे वोट किया। आप अभी मुस्कुरा रहे थे आदिशान जब अपनी बात रख रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सुरूर साहब? नहीं, कहना तो बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन टाइम फैक्टर भी तो है ना। देखो, 2-3 तो उसका जंगल राज मजाक का मुद्दा बन गया है। बीजेपी वाले उसको बहुत सीरियसली करते हैं, लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। भाई नीतीश कुमार जब 2 बार हाथ मिलाए, 2 बार सरकार चली ना भाई। पहले 2015 से 17, फिर अभी 10 अगस्त 2022 से लेकर के 28 जनवरी 2024 तक 2 बार 1.5 साल से ऊपर की सरकार चली। तो नीतीश कुमार का बयान क्या था इस इशू पर? लोग पूछते थे तो नहीं, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हम लोग देते थे। भाई नीतीश कुमार से लोग पूछते थे ना कि भाई जंगल राज था तो आप कैसे, तो बोलते थे कि नहीं था, तो बोलते थे ना कि नहीं था। जी तभी साथ थे। 13 दिसंबर 2022, 13 दिसंबर, एकदम डेट नोट कर लो। कोई जगह प्रोग्राम में बजाबता नीतीश कुमार ने कहा कि भाई देखो 2000 का जो इलेक्शन था, 2020 का, वो मेरा आखिरी था, तो मेरे उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर तुम ही ने हो गए भाई। पब्लिकली कहा नीतीश कुमार ने। तेजस्वी को, जंगल राज वाले के बेटा को, उप मुख्यमंत्री रहे उनकी सरकार में। जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। वो कहे कि तुम ही ने बनोगे, कि मैं 2025 के बाद तुम ही ने बनोगे। तो भाई आप जब इतना लगातार बोलते रहे, जब उनके साथ रहे कि ना वो जंगल सरकार, जंगल राज नहीं थी, तो जब नहीं थी तब ने आप हाथ मिलाया था। आप गए थे ने, आप गए थे लालू के पास दोनों बार, और अभी भी अगर आइएगा तो आप आइएगा। तो आप तो ज्यादा व्याकुल, मतलब मैंने यूजिंग करेक्ट वर्ड, तो वो मसला तो है कि आप तो नलिफाई कर दिया था, कैंसिल आउट कर दिया जंगल राज के इम्पैक्ट को। फिर खड़ा किया जाता है मीडिया के द्वारा, ये मीडिया के जरिए ज्यादा कुछ बीजेपी के लोग, वो मीडिया के लोग अपना स्टाइल से, हाँ जंगल राज, भाई जंगल राज था तो मैं मानता हूँ जंगल राज से तो सब चीज बंद थी, कुछ नहीं होता था। प्रशांत किशोर भी तो जंगल राजा पढ़े हैं भाई, 47 पढ़े भले तो जंगल राज में थे, यहीं से ने। अगर देता है, अगर इसमें मालूम AI में दिया हुआ है, शायद पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो कैसे पढ़े भाई? जितना यूपीएससी है, जितने बड़े बड़े लड़के पढ़ लिख कर निकले उस जमाने, वो तो डेफिनेटली ज्यादा थे आज से, डेफिनेटली ज्यादा थे जो बिहार के पढ़े 15 सालों में। क्या 20 सालों में तो कोई पढ़ता पढ़ता ही नहीं, अच्छे लड़के पढ़ते थे। जी, तो सब तो पढ़ करके उधर ही से गए, वो जंगल राज के पढ़ाई लिखाई हुई। तो ऐसा तो नहीं था भाई कि मगरिबाद नहीं निकलते थे लोग, NRI मीटिंग नहीं होती। हम थोड़ा इसको दूसरे सवाल की तरफ रुख मोड़ेंगे हमारी डिबेट का। आपकी बात कंप्लीट कर लें आप जी। दूसरी बात मैंने कि पॉलिटिकल में बताता हूँ। हाँ, अब दूसरी तरफ हम थोड़ा बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक सवाल जहन में ये आ रहा था कि अगर मान लीजिए कल की सिचुएशन मैं आपको देता हूँ तीनों को, और उसके ऊपर आपसे जवाब चाहूंगा कि कल यदि एनडीए की सरकार बनती है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो उसकी क्या रूपरेखा होगी? और अगर हंग असेंबली होती है तो किस तरह की नूराकशी पेच किस तरह के होंगे, ये समझना चाह रहा हूं मैं आपसे। अगर होगी, हंग अगर हुई और जनता दल जदयू वीक रहा तो जदयू में क्रैक आ सकता है, नहीं कि हो जाए, हम नहीं करके एक तबका जो जदयू का है जो बहुत ज्यादा नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स बीजेपी है, तो अब वो तो कितना होगा क्या होगा नहीं बोला सकता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। दूसरा ये कि मैंने पहले बताया कि अगर बीजेपी पावर लार्जेस्ट आएगी तो उसको बुला लेगा, जदयू को नहीं बुलावेगा, और तेजस्वी को पावर में आएगा तो ये तो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि देख उधर पिक्चर क्लियर है, उधर कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू क्लेम कि मेरा चीफ मिनिस्टर बनेगा, तेजस्वी बनेगा। यहाँ पर पहुंच है, यहाँ पर हौच पहुंच है। उसके वजह से अगर एनडीए हारेगी तो 16 अक्टूबर का वो बयान है अमित शाह का, वो फैक्टर बनेगा कि हम लोग जो टीवी चैनल पर आकर के उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि हम इलेक्शन, और बार बार उसको ट्वीट किया, बाद में नो डैमेज लिमिटेशन करने लगे
कि नहीं नहीं वो उसी तरह से होगा जैसे मोहन भागवत ने 2015 में कह ये दिया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। 2015 इस वक्त लालू नीतीश सब साथ लड़ रहे थे, लालू नीतीश कांग्रेस एक साथ थे। उससे हुआ ये कि ये अच्छा ये ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? ये इसलिए बोलते हैं कि वो सोचे अमित शाह कि इससे जब बोलेंगे तो मेरे वर्कर मनोबल बढ़ जाएगा बीजेपी के, और दे विल वर्क ओवर ये होल हार्टेडली, और इस बात तो मेरी सरकार बनेगी ये वो। और मैंने क्लियर कट तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि इलेक्टेड एमएलए जो है सरकार चुनेंगे। उसका जो मैसिव रिएक्शन हुआ जनता दल यू के रैंक एंड फाइल से और नीतीश कैंप की तरफ से, नीतीश कुमार के कैंप में मैंने लल्लन सिंह और संजय झा वर्ग तो नहीं बोलो, जो नीतीश कुमार का जो हार्डकोर कैंप है, अगर हारेगी तो वो उसके वजह से हारेगी, इस कंट्रडिक्शन की वजह से। वरना 15 अक्टूबर तक जो सिनेरियो था वो एच एनडीए को क्लियर कट इसलिए हो गया था, नहीं था एक्चुअली हो गया था कि 10,000 रुपया बांट दिया, कुछ वीमेन वोटर भी ले लिया, बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस किया, फ्रीबीज इसको अनाउंस किया, गलत सही जो भी, तो उसका भी हम डिबेट नहीं करने जा रहे हैं। वो जो 16 अक्टूबर के बाद जो सिनेरियो, हालांकि इन लोग महागठबंधन वाले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिले किए, ऑल राइट, लेकिन सबके बाद उसके बावजूद लेकिन महागठबंधन ने सब कुछ अपना पिक्चर क्लियर कर दिया, ये मेरे कैंडिडेट है, ये मेरा मैनिफेस्टो है, इनका मेरा ये है, मेरा ये ज्वाइंट, इनका तो कुछ वही नहीं। तो ये एज अ डिसयूनाइटेड लड़ाई लड़े, और बहुत ही बीजेपी के जो रैंक एंड फाइल ओल्ड गार्ड्स, बीजेपी के ओल्ड गार्ड्स जो सम्राट चौधरी को नहीं पसंद करते, आर के सिंह वो पहली कह रहे हैं कि इस आदमी को हरवाया जाए। आर के सिंह यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं पार्टी के, कि सम्राट चौधरी को हरवाया जाए, इनका साथ करप्शन और क्रिमिनल क्राइम का चार्ज है। तो भाई आपके जो डिसऑर्डर आपके यहाँ है वो इधर नहीं है। ये जीतने के बाद अगर सिचुएशन वीक हैसे से रहे, वीक एनडीए, तो बहुत ये होगा। अगर हार गई तो फिर जनता दल यू समझिए कि बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी सेंटर में ये वो, लेकिन अगर जनता दल यू ये हुआ वीक पड़ी या कमजोर पड़ गई या कुछ भी, ये सब अगर पर है, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जदयू के एग्जिस्टेंस पर हो जाएगा। नीतीश कुमार खुद बेस्ट ऑफ हेल्थ है। इसी सवाल का जवाब आप क्या देना चाहेंगे संक्षिप्त में? मैं इसमें ये देखता हूँ कि यहाँ से जो मेहनत प्रशांत किशोर ने, जनस्वराज वालों ने की है, और इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है, जो नई पीढ़ी है, अभी जीशान कह रहे थे कि ये जो नई पीढ़ी है, जो वो लड़कियां और वो औरतें जिनको स्कूल तक पहुंचाया है नीतीश कुमार ने, और जो पिछले 15 साल में 20 साल में जो पीढ़ी जवान हुई है, वो अब सोचने समझने वाली पीढ़ी है। और वो अगर इस बार नहीं कर पाई है इश्यूज बेस्ड वोटिंग, तो अगले इलेक्शन तक या लोकसभा के इलेक्शन तक अगर जनस्वराज वाले और दूसरे उस पर रह गए, अपने एजेंडे पर कायम रह गए और उसी पर काम किया, तो एक नई शुरुआत हो गई है। अगर इस वक्त हंग असेंबली बनी, आप जनस्वराज को मान रहे हैं तो मैं, हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर है। अगर वो हंग असेंबली बनी तो समझिए कि वो जीत हो गई जनस्वराज की। अगर कोई एक गठबंधन इक़्तिदार में आ गया, तब भी उनके लिए मैदान पैदा हो गया कि वो लोगों को अपने इश्यूज पर लाने के लिए विकल्प के तौर पर वो उभरें। और मैं समझता हूँ कि नौजवानों में बहुत ख्वाहिश है इस मर्तबा किसी वजह से, यानी वो दोनों तरफ ये फियरनेस है कि वो जीत न जाए, तो उसकी वजह से शायद पोलराइज हो गए लोग। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि पोलराइज हो गए हों। ये भी लगता है कि वो अच्छा वोट ले आए। 30-35 सीटों पर लगता है कि वो तो लगता है उनको वोट मिला है फर्स्ट फेज में, और दूसरे फेज में भी बात सीटें हम जानते हैं जहां उन्हें वोट मिला है। तो ऐन मुमकिन है कि वो रिजल्ट ना आए जो हम बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इधर होगा या उधर होगा, हंग भी हो सकता है। तो और अगर कोई एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ कोई गठबंधन इक़्तिदार में आ गया, तब भी अब असल लड़ाई उस गठबंधन में और नई सोच में, नौजवानों में वो असल सियासत होगी।
एक और सवाल, आखिरी सवाल है जीशान, अभी जो जनसुराज को लेकर एज की बात कही और आपने भी जो बातें कही, क्या है बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं इस बारे में? पहले सवाल में आपकी जो बात रह गई थी तो मेरे जहन में आया, जनसुराज ने एक काम ये किया है कि जो लोग भूल गए थे पुराने नेताओं के बारे में, लालू यादव के काल के बारे में और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का क्या बैकग्राउंड है, जनसुराज ने नई नस्ल के सामने वो सारी बातें ला के रख दी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि लालू यादव के पीरियड में जंगल राज का सिंबल जो लोग माने जाते थे, सुभाष यादव, साधु यादव, रामकृपाल यादव, इवन सम्राट चौधरी, आज वो लोग, उन लोगों का एफिलिएशन, उन लोगों का झुकाव किधर है? जंगल राज का नैरेटिव वही है, लेकिन जंगल राज के नाम से जाने जाने वाले नेता थे जिन लोगों की वजह से जंगल राज कहा जाता था। सम्राट चौधरी आज भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष हैं। डायरेक्टली नीतीश कुमार ने तो मंच पे कहा कि बहुत बड़े नेता हैं और यही भविष्य बिहार का, अभी इस चुनाव की रैलियों के बीच में कहा। आप उनको देखें, रामकृपाल यादव कहाँ हैं, जो पटना की बात कर रहे थे कि यादव शाम होते हैं और शाम होते ये हो जाता था, तो कौन करते थे? यही रामकृपाल यादव थे। और लालू यादव के बहुत मजबूत, आप समझे कि सपोर्टर और पीछे रहने वाले हाथ माने जाते थे। मतलब जिन सारे काले और बैड एलिमेंट्स की बात करते हैं और बैड एक्टिविटीज की बात करते हैं, सबके सरदार उनके सरदार थे रामकृपाल यादव। मतलब और इसका एहसान तो लालू यादव की पार्टी को प्रशांत किशोर के लिए मानना चाहिए कि सब कुछ उन्होंने सामने ला के रख दिया। आप देखें कि पिछले एक महीने में जो प्रशांत किशोर ने नैरेटिव बनाया, शिल्पी गौतम केस हो, सम्राट चौधरी ने और जो सारे केसेस किए और उनके पिता का क्या एफिलिएशन रहा, तो सब तो बीजेपी में, रामकृपाल बीजेपी में, साधु यादव लालू के साथ नहीं है। और आप देखें सम्राट चौधरी तो सिरमौर बने, जबकि 2013 तक जो सम्राट चौधरी भी आजकल जंगल राज की बात को बहुत हवा देते हैं, 2013 तक वहां रहे। और अनंत सिंह क्या, अनंत सिंह आरजेडी में थे। तो ये तो समझने, और जो युवा अब समझ रहा है, और थैंक्स टू द प्रशांत किशोर एंड जनसुराज, उसको तो अब दिख रहा है सामने कि ये जो सो कॉल्ड जंगल राज था, क्या लगता है क्यों फिर ये विकल्प नहीं बन पाया? क्योंकि इस बार जो जिस तरह के एग्जिट पोल भी हैं, जिस तरह की चर्चाएं वहां से आने वाले पत्रकार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनसुराज को उस तरह की एज नहीं है वहां पे, मतलब वो प्रभाव जनसुराज नहीं रख पाया। वो उसकी मैं समझता हूँ उसके लिए असल जिम्मेदार मुसलमान है, मुस्लिम कम्युनिटी। मैं आऊंगा मुसलमानों के सवाल पे भी। मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसने किसी भी हाल में, हालांकि बहुत कोशिश की नीतीश कुमार ने कि वो उनकी तरफ लोग आ जाएं, मुसलमान उनका साथ दें। वो मोदी से अलग हुए, मोदी को तरह तरह से जलील किया इस उम्मीद पे कि अब मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन मुसलमानों ने लालू का साथ नहीं छोड़ा। तो मुसलमान भी उसी फियर साइकोसिस का शिकार हैं। उन्हें लगता है कि ये जो दूसरा गुंडा जंगल राज है वो ना आ जाए, तो उस वजह से वो लालू को और लालू के लोगों को। तो हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत को। अगला सवाल मेरा मुसलमानों को लेकर, आपने जिक्र भी किया। बीच चुनाव में आरजेडी महागठबंधन के ऊपर ये चुनाव लड़े कि उन्होंने डिप्टी सीएम का एक कैंडिडेट तो अनाउंस किया, लेकिन एक कम्युनिटी से अनाउंस नहीं किया। इसकी वजह क्या थी? सीमांचल की पॉलिटिक्स को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक विकल्प के तौर पर MIM आई है, असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर पहुँचे हैं। पिछली बार उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया था चुनाव को। इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार क्या वो उस तरह से प्रभावित कर पाएंगे? वहाँ की जो सीटें हैं उनका समीकरण क्या है और क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो ये गलत परसेप्शन है, बल्कि मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन है कि MIM ने कोई बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्शन को प्रभावित किया था। 5 सीटें वो लेकर आए। हाँ, 5 सीटें वो लेके आए थे और 10 या 11 सीटों पर वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और जिन सीटों को उन्होंने जीता है वो तो ठीक है, लेकिन जो सीटें, बाकी जो सीटें थी उन पर उनका कोई वोट शेयर इतना ज़्यादा नहीं था। तो अगर उतना ज़्यादा वोट शेयर होता तो समझा जाता कि उन्होंने कोई रिजल्ट पर उनके असर नहीं पड़ा, वोट शेयर से रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ा। ये बात जोड़ के वो खुद बार बार बता चुके हैं। हम लोगों ने भी कई दफ़ा एनालाइज किया है और ये पाया है कि वो 2-4-5 हज़ार वोट उन्होंने जो लिया वो हार जीत के फ़र्क से बहुत कम था।
तो वो वोट मिल भी जाता तब भी हार जीत का फर्क इतना मतलब वो नहीं होता, और वो सीटें दूसरी तरफ नहीं जा सकती थी या आरजेडी की तरफ नहीं जा सकती। तो वो बड़े पैमाने पर कोई मुतासिर नहीं करते हैं। हाँ, वो जो ख़ास इलाक़ों में जहाँ जहाँ असरात हैं, ख़ास तौर से अख्तरुल ईमान मेहनत करते हैं, तो अख्तरुल ईमान के अपने असरात भी हैं। वो पहले तो आरजेडी में थे, फिर वो जेडीयू में गए, और दोनों के यहाँ वो इलेक्शन जीत के आए हुए वो थे, विधायक थे, और जेडीयू ने तो उन्हें एमपी का लोकसभा के लिए खड़ा किया था। अब जब दोनों रास्ते बंद हो गए थे, तो ये असल है कि जब भी कोई मुस्लिम लीडर हुकूक की बात करती है या उसकी क़यादत, कोई मजबूत क़यादत उसमें नज़र आने लगती है, तो ये जो सेकुलर पार्टियां और ख़ास तौर से लालू एंड कंपनी जो पार्टियां हैं, आरजेडी, उनके यहाँ ये एक बड़ा फियर साइकोसिस है कि फिर कोई गुलाम सरवर न पैदा हो जाए, जिसके ये दबाव में होते थे, फिर कोई शकील अहमद ख़ान पैदा न हो जाए, वो शकील अहमद एडवोकेट मैं कह रहा हूँ, तो वो उस तरह, फिर कोई तस्लीमुद्दीन न पैदा हो जाए, बाअसर कोई लीडर ऐसा न पैदा हो जाए जो ये क़यादत की आंखों में आंखें डाल के बात करे। इसी मर्तबा जब वोट, ये टिकट का बंटवारा आखिरी मरहले में था, तो मुझसे पार्टी के आरजेडी के एक बड़े लीडर ने ये शिकायत की और कहा कि मैं आता हूँ दिल्ली और फिर हम लोग बैठ के स्ट्रेटेजी पर गौर करेंगे कि ये उनको वोट देते हैं, वो अलग अलग वजहों, ओसामा को ये टिकट देते हैं, तो वो इस वजह से तो नहीं टिकट देते हैं ना कि मुसलमानों को कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है, उसकी दूसरी वजह होती है टोकनिज्म बोल सकते हैं। हाँ, वो टोकनिज्म है, और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो बिल्कुल बेआवाज़ किस्म के हों, तो कोई लीडर ना उभर जाए। इसलिए तो जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं, दूसरे दरवाजे, जैसे अख्तरुल ईमान के लिए जब दोनों दरवाज़ा सेकुलर पार्टियों का बंद हो गया, वो फिर आना चाहते थे आरजेडी में। उस वक्त जब आरजेडी में उन्होंने देखा कि मुमकिन ही नहीं है, तब उन्होंने एक मुतबादिल के तौर पर, एक ऑप्शन के तौर पर उसे लिया, और एमआईएम को, और एमआईएम अच्छा कर रही है, तो उससे इश्यूज बेस्ड आप लड़ाई लड़ेंगे ना, आप उससे अच्छा कैंडिडेट दे दें, आप उससे बेहतर इश्यूज पर आप मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन आप दें, उससे बेहतर तौर पर, तो आप ना रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना मुस्लिम इश्यूज टेकअप करते हैं। आप इश्यूज भी उस तरह टेकअप नहीं करते, एक आध कोई जज्बाती वक्फ वगैरह में जब सारे लोग बोल रहे हैं तो आपने भी बोल दिया, आप इश्यूज पर भी क्लियर नहीं करते हैं। आप नेशनल पॉलिटिक्स का हवाला देते हैं कि हम नेशनल पॉलिटिक्स में हमारे जो सदर हैं वो अलग अलग इश्यूज पे मुसलमानों के हमेशा पार्लियामेंट में खड़े दिखाई देते हैं या सड़कों पे भी दिखाई देते हैं, वो कहते हैं ना। लेकिन ये तो नहीं कहते ना, उनके जो मुकाबले में जो उनको डेमोनाइज करते हैं, कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। कल तक तो वो बीजेपी की बी टीम थे, फिर जब जन स्वराज वाले आए तो सेकुलर पार्टियों ने उनको बीजेपी की बी टीम कहना शुरू कर दिया, और अब जब लगा कि वो बीजेपी का वोट अपनी तरफ ला रहे हैं तो अब वो बीजेपी की बी टीम नहीं रहे। इनको ये उम्मीद अब जब हो गई, तो आपने देखा इलेक्शन के ज़माने में एमआईएम को तो बीजेपी की बी टीम ये कहते रहे, लेकिन जन स्वराज के बारे में एक बार नहीं कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो अब इनके अंदर उम्मीद जग गई। तो ये असल में बिहार की पॉलिटिक्स दो चीज़ों में, एक तो ये फियर साइकोसिस में, कम्युनलिज्म में और जात पात के ट्रैप में फंसी हुई है, और दूसरी तरफ अब नया पूरी दुनिया और पूरे मुल्क में गोया पूरे मुल्क में हिंदुस्तान की सियासत भी टोकनिज्म में फंस गई है और इंसेंटिव में फंस गई है। हर आदमी पब्लिक को खैरात दे रहा है जैसे वो अपने बाप के घर से खजाना लुटाएंगे। तो ये जो इंसेंटिविज्म है, ये इस मुल्क की सियासत की बहुत बड़ी लानत है। हमारे मुल्क को तीन तबके ने मिलके यरगमाल बना रखा है, हाईजेक कर रखा है। एक सियासतदान, दूसरा ब्यूरोक्रेसी और तीसरी ठेकेदार। ये जो इंसेंटिव है,
इसकी मदद से नौजवानों को गुलाम बनाते हैं, सियासी गुलाम बनाते हैं, झंडा बरदार बनाते हैं, उनको कदम कदम पर इस्तेमाल करते हैं, उनसे दरियां बिछवाते हैं, उनको नौकरी का लालच और फलां ये सब देख के आप एक सियासी गुलामी में डाले हुए हैं। तो ये सबकी इसी में बाजी, इन्हीं तीनों चीज़ों में बाजी लगी हुई है। और ये मुसलमानों के साथ भी यही मसला है, फियर साइकोसिस भी। सुरूर साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमने अभी आरजेडी की बात की, उसके पीछे जो टैग लगाया जा रहा है उसकी बात की। अब हम मुसलमानों के सवाल पर बात करना चाहते हैं आपसे कि सीमांचल की पॉलिटिक्स में एमआईएम ने एक विकल्प के तौर पर, ये कहती है एमआईएम कि हमने विकल्प दिया मुसलमानों को। जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसमें आपको क्या लगता है कि मुसलमानों का, क्योंकि आरजेडी के ऊपर ये इल्जामात लगे चुनाव के दौरान कि उन्होंने डिप्टी सीएम का नाम तक अनाउंस नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि मुसलमानों का नाम, अगर मुसलमान कैंडिडेट का नाम वो अनाउंस करते तो उनके दूसरे जो वोटर हैं वो खिसकने का उनको डर था। आपको क्या लगता है कि ये जो बात है इससे कितने सहमत हैं आप? और एमआईएम का जो उभार है उस इलाके में, इससे पहले का जो चुनाव था वहां पे एमआईएम 5 सीटें लेकर आई थी, काफी प्रभावित किया था। इस बार क्या होने वाला है? तो ये सारे जो सवालात हैं इस पर आप क्या कहेंगे? क्या होने वाला हम नहीं जानते हैं, लेकिन क्या हो गया है वो तो बता सकते हैं ना हम जी। और हम टोटली डिसएग्री करते हैं मोहम्मद जावेद साहब से इस इशू पर। मतलब ये है कि एक चीज होती है कि प्रोपोगंडा से मुतासिर हो जाता है एक आदमी, इग्नोरेंस से होता है, एक है कि टोटल झूठ बोले जाते हैं। अब हमको जज कर लेना है, ये अख्तरुल ईमान को मेरे से करीब कौन जानेगा? अख्तरुल ईमान तो रोड पर थे, इसको लीडरशिप खड़ा किसने किया? लालू यादव ने। अगर कोई कंट्राडिक्ट करे हमको तो कर दे। आई गुलाम सरवर बिहार के स्पीकर थे और जाबिर हुसैन काउंसिल के चेयरमैन एट द सेम टाइम, दोनों हाउस के। ये लीडरशिप लालू यादव के जमाने में आई थी। इंडिया के कोई स्टेट में है था? पर पूछिए जनाब, आप लोग इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, गलत हिसाब से बात नहीं करें। ब्यूरोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेशन पूरे इंडिया में नहीं होता था, आईपीएस आईएएस जितने में एसडीओ, उस सब के सब खाली पॉलिटिकल नहीं होता एम्पावरमेंट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में एम्पावरमेंट वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के जमाने में था। गलत था, सही था, आई डोंट नो। उसका हम लोग नाजायज फायदा उठाया, नहीं उठाया। तस्लीमुद्दीन कौन लाया? मैं तो 88 से रिपोर्टिंग कर रहा हूं बिहार से, मेरे ज्यादा मैं क्लेम नहीं करता हूं। मैं तो तस्लीमुद्दीन को नहीं जानता था, जाबिर हुसैन को जानता था मैंने। बिफोर लालू मैं कर रहा हूं बात। गुलाम सरवर जो यंग रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट थे, 25-26-27 के टाइम से इंडिया ज्वाइन कर लिया था, मैं नहीं जानता था। डंके के थोड़ा बोलता हूँ। तो सब तो खड़े किए हुए शकील अहमद खान को तो बचपन से जानते थे हम लोग, एमएलए थे, ये थे, हार जाते थे कम्युनिस्ट पार्टी, वो मजबूरी में आए। 3-4 लगातार सीपीआई से हारे तो वो आए इधर, और वो हमेशा अप्रिशिएटिव रहे लालू के। ही वाज ग्रेट फैन ऑफ लालू। वो जब 2005 के बाद जब लालू मार्जिनलाइज हो गए, हार गए, मजबूरी थी, नहीं था, चले गए नीतीश के साथ, जदयू के साथ, वो तो सब लोग गए। तो ये कह देना कि देखो, बात समझो कासिम या जितने लोग हैं, मुस्लिम पॉलिटिक्स जब होगी तो ये 17.7% पर होगी जो आबादी है। जब ओवैसी साहब को पॉलिटिक्स करना है तो वो पॉलिटिक्स करेंगे, उनको करना है, उनका हक है, तो वो इसी 17.7 पर नहीं करेंगे। तो वो अगर गाली देंगे यहाँ करके, या मैंने गाली मतलब पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, तो उनको बीजेपी का कोई आदमी वोट नहीं देने जा रहा है ना। वो नरेंद्र मोदी को गाली देकर क्या फायदा होगा उनको? नीतीश कुमार को गाली देकर वो इसी में से देंगे। अगर एक गलती भी लालू यादव से कोई होगी, होती ही होगी, ममता बनर्जी से कोई गलती होती ही होगी, अखिलेश से होती ही होती, कांग्रेस से भी हुई होगी, होती रही है। लेकिन कांग्रेस से तो नरसिम्हा राव से इतनी बड़ी दोस्ती रही हुई थी, बाबरी मस्जिद शहीद, और सबसे ग्रेटेस्ट फैन तो नरसिम्हा राव के नहीं लोग रहे ना। हैदराबाद को भी थे, हैदराबाद के आप भी थे। इनकी पार्टी 1994 में टूटी थी ना, मजलिस बचाओ तहरीक निकली थी ना। इनकी पार्टी MIM, मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात करने वाली MIM 94 में टूटी तो क्या थी? अमानुल्लाह खान वाला जो अलग हुए, तो क्या बेसिस पर अलग हुए थे? वो इस बेसिस पर अलग हुए थे कि सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, इनके वालिद मोहतरम,
नरसिम्हा राव के करीब हैं। अब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, इन लोगों ने कुछ किया नहीं, ये एलिगेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री हुआ है। तो नतीजा ये हुआ कि पूरे हैदराबाद में 94 का इलेक्शन हुआ, तेलुगु देशम जीत गई, और इन्होंने बस एक सीट जीते एमएलए में। जो 7 सीट जीतते रहते हैं, सिर्फ एक एमएलए का, एंड दैट एमएलए वाज 94, मार्क माय वर्ड, वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी थे। और उस वक्त से 2012 तक वो कांग्रेस किस में रहे। आज इलेक्शन हो रहा है जो अभी हुआ है कल 11 को, परसों, उसमें जुबली हिल में वो किसका साथ दे रहे हैं? कांग्रेस का। तो वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बनते हैं, यहां आके बन जाते हैं। एम्पावरमेंट की बात और अख्तरुल ईमान बोले, अख्तरुल ईमान तो हमको बोले हैं, हमको, इसलिए कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उनके सबसे ट्रस्टेड लोग बोले हमको कि लालू तो अभी आज के दिन भी, आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इलेक्शन हो गया, छोड़ दीजिए, आज के दिन अख्तरुल तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन तुम पार्टी लेकर नहीं आए। अख्तरुल ने कहा नहीं, हम पार्टी लेकर आएंगे, हम पार्टी में। तो भाई जब इतनी एम्पावरमेंट की बात थी, तो अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इतने जलील होकर के सब जाकर उनके गेट पर लालू यादव की पार्टी में क्यों गए? लालू यादव पार्टी ने तो कभी नहीं इनको जलील किया है। कोई स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए। तेजस्वी ने एक बात कहा एक्सट्रीमिस्ट, कि कब कहा? इलेक्शन से एक हफ्ता पहले, पहली बार एक बने कि बेवकूफाना स्टेटमेंट हो, या गलत हो, सही नहीं, लेकिन आपने क्या किया? आपके एमएलए ने कहा कि तो तेजस्वी सुन लो, तुम्हारा जबान काट लेंगे, आंख की उंगली, आंख निकाल लेंगे, उंगली काट लेंगे। मेरा सवाल यह है कि आप इतने एम्पावर्ड हैं कि एक मामूली कैंडिडेट एमआईएम का ये बात बोल सकता है? क्या बीजेपी तो छोड़ दीजिए, जदयू के कोई मामूली लीडर के खिलाफ ये बात बोली जा सकती है? कोई मुसलमान ने कंडेम नहीं किया। दिस इज एक्सट्रीमिज्म। अरे तौसीफ नहीं बोलते रहे, लोग तकरीर नहीं सुने, मैं तो मुस्तकिल सुनता रहा हूं। जो जुमले ओवैसी साहब पूरे बोलते हैं लालू यादव के तकरीर में, खुद दरभंगा में जहां रहने वाले आपके जीशान हैं, क्या बोले इस बोलने से पहले, तेजस्वी के बोलने से पहले? तेजस्वी सुन लो, तुम्हारे बाप ने, अरे ये तकरीर की जाती है। ऐसे गंदे गंदे जुमले, और एक मुसलमान ने कंडम नहीं कर रहा। हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, कि ये नहीं एम्पावरमेंट की बात, आपको पूछता कौन था? सर सुरूर साहब, मैं एक सवाल इसमें, आप जो कह रहे हैं फैक्ट एंड फिगर पे सही है, और एमआईएम ने पिछले 10 साल में अपनी कोई सेकंड लाइन लीडरशिप बिहार में नहीं खड़ा की है, और कोई ऑर्गेनिक लीडरशिप भी उसमें नहीं आई है जिस कैडर को उसने वोट टिकट दिया हो कि आप 10 साल से मेरे कार्यकर्ता थे, मैं आपको टिकट दे रहा हूँ। लेकिन मुस्लिम पॉलिटिकल एस्पिरेशन पर जो सवाल आते हैं कि वो अपने आप को किससे जुड़ा हुआ बताएं, एक मिनट मेरा सवाल मुकम्मल हो जाए, तो उन नौजवानों के अंदर ये फीलिंग रहती है, और आप इसको कल्टीवेट किया गया है या हालात ने बनाया है, कि जब कोई कहता है कि यादवों का एक नेता है, कुर्मी का एक नेता है, अपर कास्ट और भाजपा का एक नेता हिंदुत्वा वोटर्स का, तो मुसलमानों का कोई नेता डिफरेंट इश्यूज पर लोग जब तलाशते हैं तो उनको, उनकी नज़र तेजस्वी पर नहीं जाती, भले लालू यादव पर किसी ज़माने में जाती हो, तेजस्वी पर नहीं जाती है। तो इसका क्या जवाब है आपके पास? और लोग इसी वजह से तो कहीं अल्टरनेटिव तो नहीं तलाश रहे होते हैं। और इसमें ये भी है ना कि बाप का उत्तराधिकारी बेटा ही क्यों होगा? ये तो सही है, ये सब सही है, ये सब सही है, ये सब पार्टी में हो रहा है। देखो वो बात नहीं, यहाँ पर डिबेट मुस्लिम पॉलिटिक्स की है ना, यहाँ सक्सेशन की लड़ाई थोड़ी हम लड़ रहे हैं। तो सब पार्टी में हम डिबेट करेंगे। नहीं, वही इसलिए पूछ रहे हैं हम ये बात, क्योंकि आप डिप्टी सीएम का नाम भी घोषित करने से बचते हैं। वो उसका एक डिमांड था, जब वो डिमांड था तो उसको अति पिछड़ा का पूरा वोट लेना था। मल्लाहों का वोट सिर्फ नहीं होता, निषाद कम्युनिटी, उसमें 22 रिवेराइन कास्ट हैं जिनकी आबादी 9 से 10% है। हमें कुछ नहीं मालूम है, हम 2.6 लिखते हैं, जो बोल देगा 2.6 के लिए किया गया था। दूसरे ये कि वो पूरे अति पिछड़ा के लिए किया गया था। हिंदू अति पिछड़े 26% है, प्लस 10% तो मुस्लिम अति पिछड़े जाते हैं। वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उसका डिमांड था। अगर मुसलमानों का बना किया था, उसी वक्त अशोक गहलोत अनाउंस किया था कि डिफरेंट कम्युनिटी से भी, इसलिए कि मुसलमान का उस वक्त उठा के देख लो, अभी मुसलमान का नाम स्पेसिफिक इसलिए नाम नहीं बताया कि अगर शकील अहमद खान कांग्रेस वाले जो हैं उनको अगर बता देंगे हम, तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी मुंह फुला लेंगे, तो सीपीआईएमएल के कोई लोग मुंह फुला लेंगे, किसी मुसलमान कैंडिडेट वो।
तो हो गया भाई, बाद में रहेगा। और उसके बाद तेजस्वी ने फिर कह दिया। ये कहां से हो गया? देखो, दो चीज समझ लो। पहले जब इलेक्शन होता था तो ओपिनियन मेकिंग होता है, कंट्री में लोग हैं, बिहार में बैठे हुए हैं, ये जितनी नैरेटिव है फेसबुक सोशल मीडिया पर चलाई जाती, जिसका पेट भरा हुआ है, वो एम्पावरमेंट की बात करता है। वो इंडिया में नहीं रहता है, वो मिडिल ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, बैठ कर सोशल मीडिया पर। मैं तो आधे लोग जो मीडिया में आते हैं सोशल मीडिया में, मैं तो पर्सनली नहीं जानता हूं, वो बिहार में है ही नहीं, वो इंडिया में भी नहीं है। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरमेंट एंड जस्ट एम्पावरमेंट ओनली एंड ओनली इन बिहार, या जहां पर कोई ऐसा इशू उठता है, या यूपी में अगर वो ऐसे खड़े हो जाएंगे, या बंगाल में खड़े हो जाएंगे, और कहीं नहीं। दे डोंट टॉक इन राजस्थान, दे डोंट टॉक मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं नहीं, कहीं नहीं। जहां एक विधायक तक नहीं हो, जहां एक विधायक भी नहीं हो, तो वहां जिताने के लिए भाई हम कोशिश करते हैं कि एक विधायक बन जाए, एक विधायक। तो सारा डिबेट इनिशिएटिव यहां से हो जाए। और हमको 17% है तो भाई शिकायत होगी। भाई अगर एक साहब थे, बहुत बड़े कांग्रेस के काम करते थे यहाँ पटना में, बड़े बिजनेस था, पर जब कांग्रेस के थे इत्तेफाक से टिकट नहीं मिल गया, वो टिकट शायद किसी और पार्टी को चला गया, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये वो खड़े हो गए एमआईएम से। ये भाई जिस पार्टी के लिए आप नर्स कर रहे थे 5 साल 10 साल से, इतने बड़ा ही कर रहे थे, तो उसको अब हराने में कैसे आप पड़ गए? और जिसको आप लगातार गाली देते थे, क्या बीजेपी के कमिटेड लोग यही करते हैं? हाँ, उनके यहाँ कुछ होता है, कुछ लिस्ट नहीं होता है। उसके बाद हम चलेंगे बात पॉलिटिक्स की। भाई तो आप तो देखो, पॉलिटिक्स होती है तो लोकल एस्पिरेशंस होते हैं, सबको टिकट नहीं मिलता है। कुछ मुसलमान होते हैं, एक साहब थे एक शहर में, उनकी माँ डिप्टी मेयर बहुत, तो उनको मालूम हुआ कि भाई वो लड़का तो चूंकि फलाने मुसलमान को मिल गया कांग्रेस से टिकट, वो लड़का तो बहुत एंटी कैंप कर रहा है। ठीक है, कर रहा हूँ, हम क्या करें, मालूम हो गया। जब इलेक्शन हो गया, सेकेंड फेज जब हो गया, वो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो गया खत्म, अब मार यूट्यूब पर तेजस्वी की तारीफ, वो मुसलमान लड़का, वो तारीफ। हम बोला भाई तेजस्वी जी आ रहे हैं सरकार, ये मार यूट्यूब भरे हुए। हम बोला भाई ये तो बड़ा तेज लड़का है, जान गया कि वहां अब तेजस्वी शायद पावर में आ रहे हैं, तो लोग पूरे पिक्चर में आ गया था कि ये लड़का जो है अपने, उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट था पहले जरूर साहब। एक और सवाल, अगर इसको दूसरी तरह से देखें, पॉलिटिकल कमिटमेंट ही आप मान लें अगर पार्टीज का, इस बार कांग्रेस ने और जब हमारे यहाँ कास्ट सेंसस हुआ तो आरजेडी ने, इवन जदयू ने भी, इवन सारे बीजेपी ने भी पूरे कंसेंसस के साथ ये कास्ट सर्वे किया और कहा कि फिर जिसकी जो आबादी होगी उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन, उसको रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में और उसको एजुकेशनल एम्पावरमेंट में लाया जाएगा। तो तब इसके बावजूद भी जब आप पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन या टिकट देने का मसला आता है और उसमें कन्नी काट जाते हैं लोग, इसको कैसे देखते हैं? जैसे मैंने 2 स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। एक स्टेटमेंट मुकेश सहनी का है, इसी चुनाव में उन्होंने हमारे एक रिपोर्टर को कहा कि अरे भाई मुसलमान तो हमारी जहाँ जहाँ टिकट सीट थी वहाँ कोई मजबूत मुसलमान नज़र नहीं आया हमको, इसीलिए हमने उसको सीट नहीं दिया। एक स्टेटमेंट है संजय झा का, उनका कहना है कि भाई मुसलमान कहाँ से जीतेगा, सीमांचल में आबादी है तो 4 सीट जो हमने वहाँ दे दी है। तो इस तरह, हाँ जदयू के, मैं दोनों कंट्रास्टिंग उसमें रख रहा हूँ। तो एक जो महागठबंधन का दल है और एक जो एनडीए का दल है, दोनों के बयान आपको सिमिलर एक से नहीं सुनाई देते इस मामले में? बात समझ लो, ये बात 2010 को जब जनता दल यू में शिवानंद तिवारी जब हुआ करते थे, जब सब साथ थे, और उस वक्त जनता दल यू पावरफुल 2010 में जीती थी, समझे ना? 2010 बहुत पार्टी इमर्ज की, 2010 तो बहुत पार्टी इमर्ज की थी। उस वक्त उन्होंने, उस वक्त हम लालू को नहीं ब्लेम करें, लालू तो आउट ऑफ पावर थे, हारे हुए थे ये वो, तो उन्होंने एक रिलीज जारी किया था कि भाई, और वो हिंदुओं को वो हैंडबिल मेरे पास भी आया, ये अपील करते हुए विनिबिलिटी फैक्टर। और उस बार मुसलमानों ने इतना तो नहीं, लेकिन फिर चूंकि देखे कि नरेंद्र मोदी वीक है, नहीं माने बीजेपी बहुत वीक थी 2010 में, अडवाणी के अंदर में थी, मोदी यहाँ कैंपेन के लिए आ नहीं रहे थे, नीतीश बहुत पावरफुल थे, खाना वाना भी कैंसिल कर दिए थे उससे पहले, ये वो बहुत कुछ किया था, तो वोट दिया था। तो उन्होंने भी यही शिकायत की जो तुम बोल रहे हो कि मैंने कि विनिबिलिटी फैक्टर। उसके बावजूद भी 33 से 31 सीट जो है महागठबंधन ही नहीं दिया भाई।
तो गनीमत हुआ ना ये, मतलब ये एहसान हुआ महागठबंधन का, जो युवा मुस्लिम युवा देखता है। 17% नहीं दिया, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं दिया, तो ये तो सवाल हर जगह नहीं होगा भाई जी। और हर होगा। देखो बात बहुत अच्छी, बहुत से कंटेक्स्ट में है, बहुत करने का है। माने ये बात क्यों हकीकत तो नहीं है भाई, कौन मुसलमान दरी बिछा रहा है, कौन मुसलमान दरी बिछा रहा है? वो तो पॉलिटिकल एनेक्डोट है, जो इधर से इस्तेमाल होता है उधर से होता है। मुस्लिम कैंडिडेट है, जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट है कोई भी पार्टी में, कोई भी पार्टी में, और जहां पर मुस्लिम मोहल्ला है, उससे बाहर क्या इधर 25-30 सालों में कोई मुसलमान जा करके किसी का दरी बिछा रहा है या पार्टी काम कर रहा है किसी पार्टी के लिए, कोई भी, ये कहां से बयान दे देते हैं? क्या यादव अपने पार्टी के लिए दरी नहीं बिछाते हैं? क्या ब्राह्मण बीजेपी के लिए दरी नहीं बिछाते हैं? क्या जाट यूपी में उसके लिए नहीं बिछाते? सब जगह सब करते हैं, सब काम करते हैं। मुसलमान को कोई, तो मुसलमान मोहल्ला से बाहर एकदम ये बात मैंने कि डंके की चोट पे कही जाएगी। देखो 1995 2000 तक ये सब रहा, जोश था मुसलमानों का, लेकिन जितना अगर आरजेडी में जाता है तो जितना बूथ मैनेजमेंट आउटसाइड जितना, वो सब कौन करते हैं? उनके कैडर करते हैं, मोस्टली डोमिनेटेड बाय यादव, मुस्लिम का सिर्फ अपने पॉकेट में। इसी तरह से अगर उधर चले जाओ एनडीए में, तो कुर्मी कुर्मी का पॉकेट है तो वो करेंगे, या फिर अपर कास्ट करते हैं। डेफिनेट कौन मुसलमान दरी बिछाने जा रहा है? एक साइट वन, मेरे मोहल्ला, हम तो मुसलमान मोहल्ला में है यार, वोट देने नहीं जाते हैं। ये तो इस बार जा भी रहा है वोट देने, इंथुजियास्टिकली थोड़ा सा गया। जी सुरूर साहब, तो आपकी बात पे अहमद जावेद साहब का भी वो रिस्पांस ले लेते हैं, उसके बाद इसको हम वाइंड अप करेंगे। जी, ये सही है सरूर साहब का कहना। असल में मुसलमानों में, ख़ासतौर से बिहार के तनाजुर में मैं कह रहा हूँ कि जब हम बिहार से आए थे अब से लगभग 25 साल पहले, तो उस वक्त बिहार में मुसलमानों की अपनी लीडरशिप होती थी। गुलाम सरवर जैसे और जिन लोगों का नाम लिया सरूर साहब ने, ये लोग चाहे बहुत बड़े लीडर ना हो, लेकिन जाबिर हुसैन और इस तरह के लोग होते थे, मुसलमानों की अपनी लीडरशिप थी। मुसलमानों की उर्दू की पॉलिटिक्स भी ज़िंदा थी और उसके वर्कर होते थे बाज़ाब्ता। तो उस वक्त मुसलमानों में जोश था, जज्बा था, और वो लीड करने, चाहे कुछ भी ना मिलता हो फिर भी अपनी कम्युनिटी को लीड करने, मोटिवेट करने का हौसला था। लेकिन जब हम 20 साल बाद 2013 में 15 में जब हम वहाँ गए, तो ये फ़र्क पाया कि मुसलमान शिकायत तो करते हैं, लेकिन खुद आगे बढ़ के कई ऐसे लोग थे जिनको हमने मोटिवेट किया, ये वादा किया कि आप काम करो, हम आपको कवरेज देंगे। कई लीडर ऐसे थे जो वजीर हो गए थे इत्तेफाक से, सरकार इधर से उधर जब हुई तो उस वक्त ऐसे लोगों को हमने ये कहा कि आपको खुद को ग्रूम करना चाहिए लीडर के तौर पर, कम्युनिटी के लीडर के तौर पर भी और पार्टी में लीडर के तौर पर भी धीरे धीरे ग्रूम करना चाहिए। लेकिन उनमें ये हौसला नहीं हुआ। कई जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनसे हमने कहा कि करना चाहिए, तो वहाँ जाके बड़ी मायूसी हुई। 2013, 14, 15 में बड़ी मायूसी हुई कि मुसलमान नौजवानों में वर्कर की कमी है। ये तजर्बा इन्होंने भी किया जब जेडीयू में थे प्रशांत किशोर, तो उन्होंने हर कम्युनिटी के नौजवानों को बुला के उनसे बात की कि आपको, वो जेडीयू के लिए उस वक्त कर रहे थे, कि आपको अगर कहीं मुखिया की कोई सीट है और उस पर इलेक्शन लड़ना है तो आप ज्वाइन करो और उसके लिए आज से काम करो। लेकिन मुश्किल से उसे चंद लोग नहीं मिले। फिर उन्होंने अब बाद में भी किया है, तो उन्होंने बाद में भी ऐसे, अब जैसे अभी टिकट के बंटवारे में एक सीट है बेनीपट्टी की, वहाँ एक मुसलमान को उन्होंने टिकट दिया था, तो वहाँ के ब्राह्मणों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, परवेज़ आलम को, जो तो उन्होंने ये कह के कि ये
चंद बार से अनअपोज्ड और भारी बहुमत से जीत रहा है इलेक्शन एक पंचायत में, तो इसके मुकाबले में इसी तरह का कोई आदमी तुम लाओ तो हम उसे दे देते हैं, ब्राह्मण को दे देते हैं टिकट। इसकी मुखालफत सिर्फ तुम इसलिए कर रहे हो कि मुसलमान हैं। तो ये चीज़ें मुसलमान खुद को साबित अगर करें तो उनको जगह मिल सकती है। तो मुसलमानों में ये धीरे धीरे गुलामाना जहनीत बढ़ी है, पहले से भी थी, बढ़ी है। वो बोधे हैं, वो अब अख्तर लीवान के साथ 5 MLA जीत गए थे, लेकिन उसमें से 4 फिर गुलामी करने के लिए धूम में बंधने के लिए चले गए। मैं जावेद साहब आपको, सरूर साहब आपको बताऊं कि 2000 यूपी विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, 22 की बात है, 22 में ही हुआ था यूपी का चुनाव, ओवैसी साहब पर गोली चली। मैं पटना में था और मेरे एक दोस्त हैं वहाँ दानियाल, उनके साथ मैं अख्तर अली मान साहब के पटना आवास पे मिलने गया। कैसे ही क्या हाल है, चूँकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते थे तो हम उनसे मिलने गए। तो उन्होंने, जुमा का दिन था वो, और जुमे की नमाज के बाद सारे डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्ट्रेट है उस पर प्रदर्शन करना था सारे विधायकों को। तो अख्तर अली मान साहब अगर सुन रहे होंगे तो भी इत्तेफाक करेंगे, उनके पास फ़ोन आ रहे थे उनके कार्यकर्ता के कि हम लोग तो आ गए हैं यहाँ थाने पे और कलेक्टर ऑफिस पे, विधायक जी नहीं आ रहे। अब उनके मुखिया पर, नेशनल प्रेसिडेंट पर गोली चली है और उनके जो विधायक हैं उनके टिकट पे, उनके सिंबल पे, वो प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे। तो अख्तर अली मान साहब ने हमसे कहा कि पता नहीं किस कौम में मैं आ गया हूँ और कैसे लोगों को ये कमी, ये एम्बिशन उनके अंदर भी नहीं है। हाँ, नहीं, वो भी एम्बिशियस नहीं है। अख्तर अली मान साहब भी, ईमानदारी की बात ये कि वो अपनी एक सीट उसी में किशनगंज की और अपना जो इलाका 5-7 असेंबली हल्के हैं उससे बाहर, वो हालांकि वो कैपेबल हैं, न वसाइल की कमी है, वो पहले MLA रह चुके हैं, हर तरह से लोग पहचानते भी हैं, वो उन्हें बोलना भी आता है, विज़न है उनके पास, लेकिन इस एम्बिशन की कमी है कि वो इस कौम को या कम्युनिटी को कोई लीडरशिप दे सकते हैं। तो वो वहाँ से निकल के कभी दरभंगा नहीं जाते हैं, वो वहाँ से निकल के पटना शहर में भी कोई ऐसी एक्टिविटी उनकी नहीं होती कि कम्युनिटी को लीड करें। तो ये ठीक कह रहे हैं कि हम करते तो है नहीं, खुद में पॉलिटिकली बहुत जागरूकता नहीं है और मायूसी है। अब एक वो चल गया है, हर आदमी जो है वो एजुकेशन की तरफ रुझान बढ़ गया है, तो हर आदमी बस एक ही पेशा उन्हें नज़र आता है कि कहीं कोई डिप्लोमा कर लें और कुछ कर लें, ये जॉब वगैरह पर तवज्जो बढ़ी है बिहार के नौजवानों की। लेकिन ये भी एक काम है, पॉलिटिक्स भी एक जगह है, एक काम है और ज़रूरी काम है। तो वो उस तरफ तवज्जो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि उधर से सख्त मायूसी है। अभी मैं 2 सफ़र मैंने किया था, सितंबर में और अक्टूबर में, अभी इलेक्शन के जब वो हो रहे थे, नॉमिनेशन हो रहे थे, तो हमने पाया कि मुसलमानों में ज़्यादातर मायूसी और बेताल्लुक़ी है। तो ये बेताल्लुक़ी बढ़ी है मुसलमानों। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सरूर साहब, फिर वाइंड अप करेंगे इसको। कुछ चीज अख्तर अली मान के बारे में पिक्चर क्लियर कर लो और कुछ मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में भी। अख्तर अली मान रहने वाले किशनगंज के हैं, ओनली डिस्ट्रिक्ट, ओनली अररिया नहीं है, पूर्णिया नहीं है, कटिहार नहीं है, वो सब हिंदू डोमिनेटेड है। हाँ, साइजेबल मुस्लिम है, 40%, 41%, लेकिन किशनगंज इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। ये वहां की पैदावार है, उनके लिए सिक्योरिटी मसला नहीं है, वो वहां पर लीडरशिप की बात करेंगे। हैदराबाद का वॉल सिटी एरिया, उस सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे, वो तो चलेंगे वहां पर। अलीगढ़ का मुस्लिम सिटी वाला कैंपस, जामिया का बाटला हाउस वाला एरिया, अरे वो तो आपका पॉकेट है नहीं भाई, वहां उछलते रहिए। अख्तर अली मान तो मेरे से ज्यादा खरीद तो बहुत सी इशू पर बात हुई, उनको समझ ही नहीं इसकी है। भाई आप लोग क्या जानिएगा अख्तर अली मान को जो मैं जानूंगा? भाई मैं तो जो बता भाई, आपको लालू यादव ने 2005 में जब सबसे बुरी स्थिति थी तो आज जीत कर आ गए। सरूर साहब, तो अख्तर साहब को अगर उसको छोड़ के भी ओवैसी साहब क्या फिर से इस बार सीमांचल में वो रिपीट कर पाएंगे? मतलब वो प्रभाव बाकी रहा है उनका? बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहेंगे हम, इससे वाइंड अप करना है। ये जा रहा है ना, सुनो ना, सुन लो। 2010 में अख्तर अली मान फिर जीत कर आए,
2010 में 22 एमएलए सिर्फ जदयू के जीते थे, आरजेडी के सिर्फ 22। तब भी वो जीते थे। तब नीतीश कुमार और बीजेपी जीत गई थी। 22 में 7 मुसलमान थे, 7, हमको तो 8 नहीं 7 मुसलमान, तो बहुत सब्सटेंशियल पोजीशन था। जब लोकसभा, नीतीश कुमार 2013 में अलग हो गए, बीजेपी को अलग कर दिया और अकेले थे कि हम, अब 14 का जब लोकसभा इलेक्शन होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई, तो उस वक्त लालू यादव को मुसलमानों की बहुत जरूरत थी। भाई 7 एमएलए है, सारा प्रोत्साहन भाई मुसलमान मुसलमान मुसलमान, माने जो पार्टी थी यादव 2-4 थे, ज्यादा मुसलमाने थे, तो हार गए थे। तो क्या हुआ भाई, लोकसभा इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले 13 या 14 एमएलए भाग गए जनता दल आरजेडी को छोड़ करके। वो तो सिद्दीकी साहब को डिप्टी सीएम बना रहे थे ना। बता रहे हैं, पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं, वो तो सब कहानी थी। सिद्दीकी साहब फिर इधर आ गए, ये वो चले गए, वो जो भी है। उसमें भागने वाले में सम्राट चौधरी भी थे और आपके ये भी थे, अख्तरुल-इमान। तो कौन कहता है कि अख्तरुल-इमान को काटा गया था? कौन कहता है कि उनकी ये भरा गया था? अगर वो कहता है तो झूठ बोलता है। भाई बात समझ लो। उसके बाद उन्होंने एक और धोखा दिया, वो लगातार धोखा ही देते रह रहे हैं। धोखा में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, वो समझ करके। उस वक्त वो नीतीश कुमार को धोखा दिए। भाई पॉलिटिकल मोरलिटी अगर आपकी नहीं होगी तो किसकी होगी? वो वैसी सबको जैसे धोखा देते थे आप भी देते रहे। उसके बाद नीतीश कुमार ने आपको फौरन टिकट दे दिया लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए अगेंस्ट फ्रॉम किशनगंज कासमी साहब के खिलाफ, जो असरारुल्लाह कासमी इंतकाल करे, असरारुल्लाह कासमी। तो आप लेते या ना लेते? भाई कुछ उसूली पॉलिटिक्स नहीं होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि साहब कांग्रेस के लिए उठ के चले गए यहां, तो यही रहिए ठीक से, और हम इनकी तारीफ करेंगे। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने नीतीश कुमार को, जब लोकसभा इलेक्शन के 16 को अप्रैल को गालिबन इलेक्शन था, तो 14 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया कि हम सेकुलर वोट को ये करने के लिए हम बैठ जा रहे हैं। ये अनाउंस किया। उसका नतीजा क्या हुआ? जितनी 8-10 सीटों थी वो काउंटर पोलराइजेशन शुरू हो गया। अरे मुसलमान के फेवर में बैठ गया है। जितनी थी सब बीजेपी जीत गए, इवन इंक्लूडेड बंगाल का, इधर का, उधर का। मैं नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी वीक थी। बीजेपी वेरी मच कंटेस्ट, मोदी थे 2014 में। भाई आप नीतीश तो बोला कि रेड फेस कि भाई अब तो 2 दिन पहले हम तो कोई कैंडिडेट खड़ा भी नहीं कर सकते हैं, विड्रॉवल वक्त तक दो, या परसों इलेक्शन होने वाला, आज अनाउंस कर रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने। भाई आप तो लगातार धोखा दिया। उसके बाद फिर लालू यादव के पास हुआ कि लालू यादव कहे कि आ जाओ अभी भी मेरे पास। तो उसके बाद 14 या 13 अगस्त को वहां किशनगंज जब पहली बार वैसी आए, ये जाके वेलकम किया। उसके बाद ये हीरो बन गए। भाई आपने इधर को धोखा दिया, इधर भी धोखा दिया, तो इधर भी आए। मतलब कि आप उसके बाद कहिएगा लीडरशिप के बाद लोग को याद नहीं रहता, लोग को सब याद रहता है। वो जो 4 और जीते थे हुजूर, वो या अख्तरुल-इमान भी जीतते हैं, वो वैसी फैक्टर से नहीं जीतते हैं। वो अपने रिजेक्टेड थे, उनका अपना भी क्लॉट था। सब पुराने एमएलए थे या कुछ ना एमएलए के फाइलिंग के थे चारों, तो वो सिर्फ उस पर नहीं डिपेंडेंट थे, वो ऐसी पर नहीं डिपेंडेंट थे। अख्तरुल-इमान का